हाँ प्यारे बच्चों, आज इस जीके के लाइव सेशन में हम बात कर रहे थे इतिहास के बारे में, इंडियन हिस्ट्री। और इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था दिल्ली सतलज गाल। पिछली क्लास में हमने थोड़ी सी बेसिक बातें की थी। भारत के इतिहास में प्यारे बच्चों समझना, भारतीय इतिहास में समय के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से इतिहास शुरू होता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का समय है ईसा पूर्व से, ध्यान रखना 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। उसके बाद में भारत की दूसरी सभ्यता आ जाती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता का समय है 1600 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। उसके बाद में बात करें महाजनपद काल। महाजनपद काल, इतिहास को आप घटनाक्रम के अनुसार पढ़ोगे तो इतिहास कभी नहीं भूलोगे। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है समझने लायक, यहाँ पे रटने लायक कुछ नहीं है। आप चीज़ें समझोगे तो आपको आराम से एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, और रुचि पैदा हो गई ना तो सबसे इजी सब्जेक्ट है इतिहास। इतना मज़ेदार सब्जेक्ट है, सोच नहीं सकते हो। क्योंकि साइंस मैथ वाले स्टूडेंट हैं, उनको लग रहा है कि भाई इतिहास समझ में आएगा या नहीं आएगा। जो आपका सब्जेक्ट है उससे इजी सब्जेक्ट है ये इतिहास। इतिहास सभी सब्जेक्ट का जनक है। मैथ, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट है ना, सबकी उत्पत्ति हुई है इतिहास से। ध्यान रखना, इतिहास सब्जेक्ट महान सब्जेक्ट है एक, तो आराम से समझ में आ जाएगी। घटनाक्रम से आप पढ़ोगे ना एक एक चीज को लाइन से, तो ये याद हो जाएगी। महाजनपद काल, महाजनपद काल का समय क्या है? 700 ईसा पूर्व, ठीक है ना। उसके बाद में इस महाजनपद काल में प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कुल 7 राजवंशों में, इसमें एक मगध महाजनपद है। आपसे पूछ ले, मैं बता देता हूँ भाई महाजनपद के बारे में थोड़ी सी जानकारी। भारत में कुल उस समय महाजनपद कितने थे? 16। मतलब समझना, अभी भारत है, अभी भारत कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। एक है यूटी केंद्र शासित प्रदेश, और एक है राज्य। है या नहीं है? भारत में अभी कितने राज्य है भाई? 28 राज्य है। और यूटी कितने हैं? यूटी है 8, ठीक है ना। तो ये भारत 2 भागों में, अलग अलग भागों में विभाजित है। वैसे ही उस समय की बात करें 700 ईसा पूर्व है, तो भारत कितने भागों में विभाजित था? 16 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 16। और उन्हें कहा जाता है महाजनपद काल। और इन महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। और मगध में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था, और सबसे शक्तिशाली राजवंश है मौर्य। इतिहास आपने सुना होगा, रामायण काल, महाभारत काल, सुना है या नहीं सुना है? यदि महाजनपद काल के इतिहास को आप ढंग से पढ़ोगे तो इसमें महाभारत का भी उल्लेख है। किसका उल्लेख है? महाभारत का भी उल्लेख है, ध्यान रखना। उसके बाद में प्यारे बच्चों ध्यान रखना, भारत में मौर्य साम्राज्य के बाद में छोटे छोटे अनेक राज्यों का उदय हो जाता है, राजवंशों का उदय होता है। और उसमें ध्यान रखना, उसके बाद में आ जाते हैं गुप्त काल। और गुप्त काल के बाद में ध्यान रखना प्यारे बच्चों, भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं। भारत पर तुर्की, अरबी, ईरानी, यूनानी, इन विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पे आक्रमण शुरू कर दिया, क्योंकि एक नए धर्म का उदय हो जाता है, और उस धर्म का नाम है इस्लाम। मैं किसी धर्म के बारे में गलत नहीं बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचना, ठीक है ना। इस्लाम धर्म, एक नए धर्म का उदय होता है। लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास में इस्लाम धर्म का उदय हो जाता है, और इस्लाम धर्म के प्रचार हेतु भारत में आक्रमण किया जाता है। जो विदेशी आक्रमणकारी थे, अरबी, तुर्की, ईरानी, यूनानी, इन्होंने भारत में आक्रमण किया। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था भारत को लूटना और अपने धर्म का प्रचार करना। धर्म कौन सा था? इस्लाम।
दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका प्रचार तलवारों के बल पे किया गया है। हमारे इस अखंड भारत की बात करें, जो वर्तमान में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या थी सनातन धर्म, उसके बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और धर्म के लोग नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ और लोगों पे जजिया कर लगा दिया गया। और जजिया कर की वजह से लोगों ने ध्यान रखना, जजिया कर आप वास्तव में जजिया कर पढ़ोगे ना, तो जजिया कर का मतलब क्या है? या तो आप धर्म परिवर्तन कर लो अपना, या आप अपने धर्म का क्या दोगे? टैक्स दोगे। उस समय लोगों के पास में इतनी आय के स्रोत नहीं थे। और जजिया कर वसूलने का तरीका क्या था आपको पता है? ध्यान रखना, हमारी सबसे महान होती है पगड़ी। आप अपना जजिया कर उस पगड़ी में डाल करके जो भी आपसे जजिया कर वसूलने आएगा उसको दोगे। ध्यान रखना, पगड़ी में डाल करके, क्योंकि आप क्या हो? काफिर हो। और आपको वो कर देते समय ध्यान रखना, एक तो आप उनके हाथ नहीं लगाओगे, आप क्या हो? अशुद्ध। और जजिया कर देने के बाद में एक पेड़ से लात मार करके उसे गिराया जाता है ना। इस तरीके से जजिया कर वसूला जाता था। क्यों भाई? इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? इतिहास प्राचीन घटनाओं का एक घटनाक्रम है। क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण किया तो हमें एकता नहीं थी, सीधी बात है। और ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी। आज भी एकता नहीं है। आज भी हम धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे बंटे हुए हैं, है ना। रियल बात है। जाति के आधार पे वोट दिया जाता है, आज भी देख लो आप। विकास के नाम पे कोई वोट नहीं है। राष्ट्र हित के लिए नाम से कोई वोट नहीं है। जाति के आधार पे वोट दिया जा रहा है। आज भी हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बंटे हुए। और प्राचीन समय में यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, एकता नहीं थी। बाकी इतनी औकात थोड़ी थी उनके पास में कि भारत पे आक्रमण कर दे। सिंध प्रांत के, पंजाब प्रांत के शासकों ने विरोध किया, लेकिन जो दक्षिणी भारत के शासक थे, मध्य भारत के शासक थे, उन्होंने तालियां बजाई कि मजा आ गया, है ना, मजे से लूटो। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये जड़ है और अभी वृक्ष पनपना बाकी है। और फिर क्या होता है कि एक अफगानिस्तान के ऊपर गौर प्रदेश का एक शासक मोहम्मद गोरी, नाम सुना है आपने? वो भारत में आ जाता है और पहली बार इस्लामिक सत्ता स्थापित कर देता है। और प्यारे बच्चों, भारतीय इतिहास में ध्यान रखना, समय की बात करें तो समय में ध्यान रखना, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 1206 ईस्वी से ध्यान रखना 1526 तक का जो काल है, इसे क्या कहा जाता है? दिल्ली सतलज काल कहा जाता है। काल कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, इस समय में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया, उसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दी, दिल्ली सतलज काल डाल दी ना। कुल 5 राजवंश हुए। सीधा प्रश्न आएगा कि दिल्ली सतलज काल में कुल कितने राजवंश हुए हैं? 5। सीधा प्रश्न आएगा। और 5 राजवंश में एक नंबर पे क्या है? गुलाम वंश। समय क्या है? 1206 से लेकर के 1290 तक। उसके बाद में 2 नंबर पे है खिलजी राजवंश, सबसे कम समय तक शासन करने वाला। उसके बाद में तुगलक, जो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला। उसके बाद में 4 नंबर पे सैयद और 5 नंबर पर लोधी। प्रश्न क्या आएगा यहां से? दिल्ली सतलज काल का प्रथम राजवंश गुलाम, अंतिम राजवंश लोधी। अब मैं ज्यादा डीप से पूछ लूं, दिल्ली सतलज काल का प्रथम शासक, ध्यान रखना, 2 लाइनें लिख देना भाई। दिल्ली सतलज काल का प्रथम शासक यदि आपसे पूछ ले, प्रथम शासक, प्रथम है शासक, तो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सतलज काल का अंतिम शासक, अंतिम है शासक,
तो आपके क्या हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, बाबर और इब्राहिम लोदी। ध्यान रखना, अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, दो बातें याद कर लो, ठीक है ना। प्रश्न आएगा यहां से, गलत नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं है। जो टॉपिक आप पढ़ लेते हैं वो पर टॉपिक आपका गलत है नहीं होना चाहिए। यहां तक लिख लिया ना इसको, आगे बढ़ते हैं। पीछे हो गया, नहीं हो लिखो भाई, है ना, ये भी लिख देना भाई, ये भी लिख देना कि सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला, सबसे कम समय तक शासन करने वाला। अब प्यारे बच्चों समझना, सबसे कम समय तक शासन करने वाला खिलजी वंश, लेकिन दिल्ली सतलज काल का महान शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। एक महान शासक था एक, ठीक है ना। एक एक शासक के बारे में बात करेंगे, लिख देने। आप आगे बढ़ते हैं भाई, हो गया। थोड़ी सी स्पीड रखो लिखने में ना। क्लास का टाइम है 7 बजे, टाइम क्या है 7 बजे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब समझना, हेडिंग डालना गुलाम वंश, हेडिंग डालना गुलाम वंश। गुलाम किसे कहते हैं, हा? गुलाम, दास। देखो मेरी बात सुनो, प्राचीन समय की बात करें, राजतंत्र में, राजतंत्र में अभी पशु के मेले लगते हैं ना, बड़े बड़े मेले लगते हैं, उसमें पशुओं को बेचा जाता है, पैसे दे करके खरीदते हैं उनको। वैसे ही पहले क्या होता था, युद्ध में यदि कोई शासक हार गया और कोई उस शासक के सैनिक जीवित बच जाते थे, उनको क्या कर लेते थे, बंदी बना लेते थे। बंदी बना करके उनको क्या करते थे, दास बना लेते थे। और दास बना करके यदि किसी राजा और सामंत की लड़की का विवाह होता था तो उसके दहेज के रूप में दास दिए जाते थे, ध्यान रखना। और गुलाम पशुओं के आज मेले लगते हैं और बोली लगती है, आपको पता है कि 10,000, 20,000, 15,000 ऐसे लगती है, नहीं लगती है। वैसे ही ध्यान रखना, एक ही माता पिता के संतान होती थी 15 से 20, उनका एक बिजनेस था ये। और कहते हैं कि सबसे प्यारे होते हैं मम्मी और पापा, होते हैं नहीं होते हैं? एक बाप पैसों के लिए अपने बेटे को बेच देता था। और ये गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्यारे बच्चों, इसको खरीदा था किसने, मोहम्मद गौरी ने। एक गुलामों का मेला लगा हुआ था, वहां से इसको खरीदा था पैसे दे करके, क्योंकि इसके पिताजी की संतान ज़्यादा थी, तो ये बच्चा था छोटा, मार्केट में ला करके इसको बेच दिया गया। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, और किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, गुलाम वंश इसका नाम है, और गुलाम को ही क्या कहा जाता है, दास कहा जाता है। एसएससी में यह प्रश्न पूछा गया है, ममलूक वंश किसे कहते हैं, गुलाम वंश को। और इसका एक अन्य नाम है इलबरी। इलबरी मुसलमान थे, इसलिए इन्होंने अपने राजवंश का नाम क्या रखा है, इलबरी। गुलाम क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आगे मैं लिखाऊंगा। गुलाम इसलिए कहा जाता है इस राजवंश को कि गुलाम वंश के संस्थापक, लिखना चाहो तो लिख देना भाई, एक नोट लगा के लिखना, गुलाम वंश हेडिंग डाल देना, समय लिख देना, और लिख देना अन्य नाम, ठीक है ना। अन्य नाम, अन्य नाम दास, ममलूक और इलबरी, बस इतना याद कर लेना। अब इसमें एक नोट लगा के लिखना, नोट। नोट में क्या लिखोगे, लिखाऊं क्या, नोट में लिखना, गुलाम वंश के संस्थापक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था।
मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, कितना वफादार है। मालिक कौन है इसका? मोहम्मद गोरी। इसके मालिक की मृत्यु हो गई, मोहम्मद गोरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे कुबाचा, अल यल्दोजा और कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 प्रमुख गुलाम थे। और मोहम्मद गोरी के साम्राज्य को अलग अलग भागों में बांट लिया गया, और मोहम्मद गोरी ने जो लाहौर और दिल्ली का जो भारत का क्षेत्र था किसे दिया था? ऐबक ने। और ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की, और उन्होंने कहा कि मैं शासक के रूप में काम नहीं करूंगा, आज भी मैं गुलाम के रूप में काम करूंगा। इसलिए इन्होंने गुलाम वंश नाम रखा अपने राजवंश का। ठीक है ना। गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए, सबके नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 3 या 4 शासकों के नाम याद रखोगे। आपने सुना भी होगा, कई बार प्रश्न भी पूछा होगा, रजिया सुल्तान सुना है ना, इस गुलाम वंश से संबंधित थी। ठीक है ना। फिर गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इनका समय ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं, और 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गए। अब समझना, इसके पीछे भी एक कहानी है। जिस घोड़े से गिरे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, प्यारा सा एक घोड़ा था, प्यारा सा घोड़ा, और वो घोड़ा किसको पसंद आ गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और उस घोड़े के मालिक से इस घोड़े को जबरदस्ती छीन के लेके आए थे। इतना प्यारा घोड़ा था। लेकिन कहते नहीं कि जानवर में एक कुत्ता और एक घोड़ा इतना वफादार होता है, सोच नहीं सकते हो। और इस घोड़े ने अपने मालिक का बदला लिया था, मोहम्मद गोरी इस कुतुबुद्दीन ऐबक को गिरा करके। ठीक है ना। राजधानी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? गुलाम वंश की पहली राजधानी क्या थी? लाहौर। और आपसे पूछ ले, दिल्ली सल्तनत काल की पहली राजधानी क्या थी? लाहौर थी। लेकिन मैं प्रश्न पूछ लेता हूं, दिल्ली सल्तनत काल या गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली किसने बनाई थी? प्रारंभ में इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। लेकिन हम पढ़ते क्या है? दिल्ली सल्तनत काल। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? बाद में लाहौर से राजधानी क्या बना दिया गया? दिल्ली को। और दिल्ली कौन बनाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में शासक बनेगा इल्तुतमिश। कौन बनेगा? इल्तुतमिश। ठीक है ना भाई। इनकी सैन्य राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसे कहते हैं? दिल्ली को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी, लिखने की आवश्यकता नहीं है। मोहम्मद गोरी ने अजीज कोका से इसे खरीदा था। ध्यान रखना, अजीज कोका ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम के मेले से खरीदा था, और अजीत कोका से किसने खरीदा था? मोहम्मद गोरी ने। और मोहम्मद गोरी ने ऐबक को एक उपाधि दी थी, मलिक और सिपल सलार। ध्यान रखना, 2 उपाधियां भी इसको दी थी। फिर क्या होता है? मोहम्मद गोरी ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में कर दिया था? ऐबक के साथ में। ध्यान रखना, ये मोहम्मद गोरी का एक दामाद भी था। और इन्होंने ध्यान रखना, गोरी ने इसे शुरुआत में अमीर ए आखुर का मतलब समझते हो? अश्व साला का प्रधान, अश्व साला का प्रधान। अब मेरी बात सुनो। अब शासक है, एक राजा है, राजा के पास में घोड़े तो होंगे या नहीं होंगे? अब घोड़ों की देख रेख करना, टाइम टू टाइम पानी पिलाना, खाना देना, वो कचरा करेंगे, है ना, गंदगी करेंगे, उनको क्या करना? साफ करना। ये प्रारंभ में इनका काम था। अब इस काम से ध्यान रखना, इस काम में ये क्या हो गया? पास हो गया। फिर इससे ध्यान रखना क्या कि अब तो मैं तुझे दामाद बनाऊंगा। अब ये आखुर है ना, अमीर ए आखुर, ये अश्व साला, इसमें काम क्या आपको पता है? घोड़ों की गोबर होती है ना, वो उठाना,
है ना, घोड़ों को स्नान कराना, है ना। और आपको पता है कि एक जगह घोड़े रुकते नहीं हैं, तो उनको बाहर घुमा के लेके आना, ये काम था प्रारंभ में। अब ध्यान रखना है, मोहम्मद घोरी की एक कन्या थी, है ना, एक बच्ची थी, पुत्र तो था नहीं, बेटी थी। अब बेटी को शौक था घुड़सवार का, है ना, घुड़सवार का शौक था मोहम्मद घोरी की पुत्री को। और अश्वशाला का प्रधान कौन है? कौन है अश्वशाला का प्रधान? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर क्या होता है कि उस मोहम्मद घोरी की पुत्री को, बेटी को, ये क्या सिखाता था? घुड़सवारी सिखा रहा था। कहते हैं कि दोनों को प्रेम हो गया। अब ये गुलाम है और मोहम्मद घोरी एक है शासक है। फिर मोहम्मद घोरी को इसके बारे में पता चल जाती है कि मेरी बेटी एक ही बेटी है, सबसे ज़्यादा मैं प्रेम इससे ही करता हूँ, प्यार। और ये एक मतलब गुलाम के साथ में भागने की कोशिश कर रही है। पहले तो समझाया, बेटी ने कहा कि या तो मैं शादी करूंगी तो इससे करूंगी, चाहे गुलाम आपके लिए, मेरे लिए गुलाम नहीं है। तो फिर क्या होता है कि इसे अश्वशाला, अब भैया दामाद है, दामाद से गोबर उठाओगे ऐसा लगेगा क्या? नहीं है ना। तो फिर इसे अश्वशाला, इसे, है ना, आमिर आकुर पद से, ध्यान रखना, हटा दिया गया। फिर लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है। चौगान खेलते समय यह प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत काल के किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने से हुई है? तो ऐबक, ठीक है ना। ऐबक को पील बख्श का मतलब क्या है? इन्होंने हाथियों को दान दिया था, ठीक है ना, इसलिए इसे पील बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श ये एक दानी था, और एक इसे आतिम द्वितीय भी कहा जाता है। इसे कुरान खां कहते हैं कि ये कुरान गाता था। कुरान है ना, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। और कहता है कि इनको पूरी कुरान याद थी, और ये लंबी आवाज में, है ना, इतनी मिट्टी और सुरीली आवाज में कुरान गाता था, इसलिए इसे नाम क्या दे दिया गया? कुरान का, ठीक है ना। याद कर लेना, लाख बख्श और पील बख्श, ठीक है ना, और एक हातिम द्वितीय। देखो, ऐबक ने दिल्ली सल्तनत काल का एक शासक ऐसा है जिन्होंने अपने नाम के कोई सिक्के नहीं चलाए, क्योंकि ये मान रहा था कि मैं अब आज भी क्या हूं? एक है गुलाम। और नए ही इन्होंने ध्यान रखना, खुतबा क्या है? नहीं पता है? खुतबा किसे कहते हैं? देखो मेरी बात सुनो, मान लो खुतबा का मतलब अपनी प्रशंसा करवाना, खुद की तारीफ करवाना। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, उदाहरण दे रहा हूँ, दांत मत निकालना, एक तो है ऐसे मत करना। मैं आपको जीके पढ़ा रहा हूँ, अब मैं खुद की मेरी तारीफ कराऊंगा, सबको बोलूँगा कि आप प्रचार करना आगे कि ओम जी सर पढ़ा रहे सर, याद हो जाता है, ऐसा है वैसा, है ना। फिर आप मार्केट में बात करोगे कि सर बहुत अच्छे जीके पढ़ा रहे हैं, तो ये मैंने मेरी खुद की तारीफ कराई है, ठीक है ना। और मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है, फिर आपसे कोई बच्चा पूछेगा कि जीके कौन पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप बताओगे, अपने आप बताओगे, जबरदस्ती नहीं, ठीक है ना। ये तारीफ अलग होती है और ये तारीफ अलग होती है। शासक पहले क्या करते थे? अपने नाम के खुतबे पढ़ाते थे, अपनी तारीफ करवाते थे जनता के सामने, ठीक है ना। जो इनके दरबारी थे वो क्या करते थे? राजा की तारीफ करते थे, पैसे दे दिए जाते थे और वो क्या करते थे? इनकी तारीफ करते थे। तो दिल्ली सल्तनत काल का एकमात्र शासक जिन्होंने खुतबा नहीं पढ़ाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए थे, कौन था? ऐबक। उसके बाद में समझना, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी एक संत था, और बख्तियार काकी का ये क्या था? एक शिष्य था। ध्यान रखना, बख्तियार काकी का भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है। धार्मिक आंदोलन पढ़ते हो आप, और धार्मिक आंदोलन में सूफीवाद, है ना,
तो उसमें ध्यान रखना बख्तियार काकी का नाम आता है, और इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। सूफीवाद एक संत थे, और ध्यान रखना बख्तियार काकी के गुरु कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। अब समझना, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, आप बताओगे मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आया था? नहीं पता है? नहीं पता है? हाँ भाई, मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आया था? साहिल खड़ा हो। मोहम्मद गोरी के साथ में आया, वेरी गुड। कब आया था? किस युद्ध में आया था? अरे सन क्यों याद नहीं? मैंने लिखा है आपको, अरे पूरी चीज लिखी है भाई। तराइन का सेकेंड युद्ध कब हुआ है? 1192। तराइन के युद्ध में मैंने ये चीज लिखी है कि मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत है, और इस्लाम धर्म के प्रचार हेतु भारत आते हैं, और उन्होंने अपने निवास स्थान को किससे बनाया था? अजमेर को। इसे अजमेर शरीफ भी कहा जाता है, और इनकी दरगाह कहाँ पे है? अजमेर। जो किसके साथ में आया था? मोहम्मद गोरी के साथ में आया था 1192। नहीं लिखा है क्या? अपने रजिस्टर में देख लो आप, नीचे बैठ। अब मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य कौन था? बख्तियार काकी। और बख्तियार, ध्यान रखना, मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य कौन था? मोहम्मद गोरी। गोरी का शिष्य कौन है? ऐबक। ठीक है ना? मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य कौन है? बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी का शिष्य कौन है? ऐबक। अब ध्यान रखना, बख्तियार काकी को क्यों पढ़ते हैं? कुतुब मीनार कहां पे है? दिल्ली। बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में, ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है ना? इसलिए बख्तियार काकी को पढ़ते हैं। अब निर्माण कार्य, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, भारत की पहली मस्जिद, ध्यान रखना, दिल्ली की उत्तर भारत की पहली मस्जिद है कुवैत उल इस्लाम, जो उत्तर भारत की पहली मस्जिद है। और आपसे पूछ ले भारत की पहली मस्जिद है, ध्यान रखना, केरल में एक मस्जिद है, और मस्जिद का नाम है चेरामन जुमा। चेरामन जुमा मस्जिद, ध्यान रखना। भारत की पहली मस्जिद केरल में है, लेकिन उत्तर भारत की पहली मस्जिद है कुवैत उल इस्लाम, जिसका निर्माण किसने करवाया था? ऐबक ने करवाया था। और प्यारे बच्चों, एक हमारे राजस्थान में एक संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला, जिसका निर्माण करवाया था चौहान शासक बिसल देव, जिसे कहते हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। इस पाठशाला को तुड़वा करके 2.5 दिन का झोंपड़ा जो अजमेर में, किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद में बख्तियार काकी का ये शिष्य था, उसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। लेकिन उससे पहले इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब जो ये कुतुब मीनार है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। अब इससे 3 शासक जुड़े हुए। कितने शासक? 3। आपसे पूछ ले, एक नींव किसने रखी है या निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया? ऐबक ने। पूर्ण निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश। ये प्रारंभ में 4 मंजिलें थी। कितनी थी? 4 मंजिलें। ये फिर क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक के समय इस पे क्या गिर गई थी? बिजली। बिजली समझते हो ना? बरसात में डर भी लागे ना डर। ऐसा कौन है जिसको डर लगता है बिजली से? एक और, बाकी किसी को नहीं लगता है। एक राजस्थान में है ना, राजस्थान में हर चीज का तोड़ है ना। कहते हैं कि बिजली जब चमकती है तो आग होता है, एक आग, है ना, आग का एक पत्ता होता है, अपने पास में रखो, है ना, उस पर बिजली नहीं गिरेगी। हाँ, आंकड़ो।
अब सीधो आंकड़ों की आंखें उसे आग कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बिजली गिर गई थी इस कुतुब मीनार पे, तो इसका पुनः निर्माण किसने कराया, इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने चौथी मंजिल का पुनः निर्माण करा करके 5, अभी वर्तमान में ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें। प्रारंभ में कितनी थी? 4, ठीक है ना। 3 शासकों से जुड़े हुए हैं। पहले ये किताबों में, गाइडों में नहीं था। एक बार क्या हुआ, राजस्थान में 2nd ग्रेड का एग्जाम था शायद, या 1st ग्रेड का एग्जाम था, उसमें यह प्रश्न पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से किस शासक, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुतुब मीनार से संबंधित है? उसमें न तो ऑप्शन ऐबक था, न ही ऑप्शन इल्तुतमिश था। ऑप्शन थे एक तो अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, है ना, गयासुद्दीन तुगलक, है ना, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ये एक प्रश्न था और उसमें राइट आंसर क्या था? फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये कुतुब मीनार दिल्ली में है और दिल्ली की ये इमारत है, ध्यान रखना, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि राजधानी की पहली इमारत जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली की पहली इमारत है हुमायूं का मकबरा, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है ना। आप दिल्ली से हो ना? दिल्ली से हो तो ये देखी है क्या आपने कुतुब मीनार? नहीं देखी? देखिए ना, लेकिन ये नहीं देखी है ना कुव्वतुल इस्लाम। अब तो इसका नाम ही रहा है भाई ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, इसकी हाइट लाइट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, भारत में मेहराब कला का जनक किसे माना जाता है ना? मेहराब कला को कहते हैं गुंबद। गुंबद समझते हो ना? हाँ, नहीं समझते हो? अरे गुंबद का मतलब देखो, आप मंदिर है ना, इससे कहते हैं गुंबद, है ना। इस कला का जनक कौन है? ऐबक। क्यों? क्योंकि ऐबक ने मस्जिदों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ऐबक का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। ये प्रश्न पूछा गया है। दिल्ली सतलज काल का ऐसा शासक जिसका मकबरा लाहौर में है तो ऐबक। और किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। अब समझना, इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश ऐबक का एक क्या था? गुलाम था। ऐबक का दामाद भी था, आगे बात करेंगे। अब क्या होता है कि ऐबक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब ऐबक के बाद में शासक कौन बनता है? ऐबक का पुत्र, जिसका नाम है आराम शाह। अब नाम ही क्या है इसका? आराम है। आराम ही क्या है? हराम है, ठीक है ना। ये किसने कहा था? आराम हराम, नेहरू जी ने कहा था, ठीक है ना। तो ऐबक की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र, जिसका नाम था आराम शाह, लेकिन उससे पहले की घटना सुन लेते हैं। ऐबक ने एक अपना गुलाम खरीदा था, उस गुलाम का नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश। ये क्या था? गुलाम था। ये गुलाम है, और गुलाम किसका है? ऐबक का। अब समझना, ऐबक का एक पुत्र है, इसका नाम है आराम शाह। आराम शाह। और एक पुत्री है, पुत्री अज्ञात है, नाम पता नहीं है। ऐबक ने अपना गुलाम किसे बनाया था? इल्तुतमिश को। अब इल्तुतमिश को गुलाम बना करके, है ना, इसे क्या बना दिया था? अश्वशाला का प्रधान। अश्वशाला का प्रधान, अमीर ए आखुर पद पे नियुक्त कर दिया। और इसका भी काम क्या है?
प्रारंभ में ऐबक का काम क्या था? घोड़ों की देखभाल करना, घोड़ों का गोबर उठाना, उनको टाइम टू टाइम स्नान कराना, घुमाना, ये काम था ना। ऐबक ने भी अपने गुलाम को ये काम दिया था। अब इसकी पुत्री थी, है ना, ऐबक की, वो भी भाई घुड़सवार करना पसंद करती थी। फिर मामला वापिस गड़बड़ हो गया। जो ऐबक ने किया वैसा काम किसने किया है? इल्तुतमिश ने काम कर दिया। फिर वापिस ऐबक ने कहा कि गलती ये तो मैंने भी की है। फिर ध्यान रखना, इल्तुतमिश को ऐबक ने अपना क्या बना दिया था? दामाद। क्या बना दिया था? दामाद। अब फिर क्या होता है? ऐबक की मृत्यु के बाद में शासक बनता है आराम सा। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एक युद्ध होता है जुड़ का युद्ध होता है। और इस युद्ध में ध्यान रखना, आराम शाह को, है ना, आराम शाह को इल्तुतमिश ने युद्ध में ही क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और फिर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना। अब देख लो आप, ये बहन है या नहीं है इसकी? सिस्टर है ना, है? और सिस्टर इस युद्ध में किसके साथ में थी? अपने हस्बैंड के साथ में थी। कोई भाई नहीं होता है भाई, ध्यान रखना। दुनिया में इतिहास हमें यही सिखाता है, कोई किसी का नहीं है। पैसे है ना तो सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है ना। एक बाप अपने बेटे को मार देता है राज सिंहासन के लिए, एक बेटा अपने बाप की हत्या कर देता है, एक माँ अपने पुत्र को जहर दे करके मार देती है, और एक बाप अपने संतान को मार्केट में बेच देता है। इसका मतलब कोई किसी का नहीं है। फालतू में रोना धोना, नौकरी लग जाओ, बढ़िया है, बहुत अच्छा अवसर है। टाइम से संभल गई इस उम्र में यदि नौकरी लग गई ना, मज़े ही मज़े हैं। बाद में तो फिर हाँ, अब नौकरी लगना है बस, जल्दी शादी हो जाएगी, टाइम है ना, ठीक है ना। वैसे ही भारत में लिंगानुपात कम है, अब धीरे धीरे कम ही हो रहा है, क्योंकि शिशु लिंगानुपात कम है। तो आने वाले समय में लिंगानुपात कम हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या कितनी हो गई है? 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 144, चीन से 2 करोड़ ज़्यादा हो गई है। छोरा ही छोरा हो गया, ध्यान रखिए, छोरिया कम है, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो, ये आराम सा है, इसको इल्तुतमिश ने हरा दिया था, जुड़ का युद्ध था, ज़्यादा कुछ नहीं है। हेडिंग डालना इल्तुतमिश, हेडिंग डालना इल्तुतमिश। अब मैं वापिस एक बार आपको समझा देता हूँ ना ऐबक के बारे में, ना पूरी चीज़ याद करा देता हूँ, क्योंकि बाद में इनके नाम ही ऐसे ही है, आपको याद नहीं होंगे, सीधी बात है। शॉर्टकट में लिखेंगे, ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। गुलाम वंश का क्या है? संस्थापक। क्या है? संस्थापक है, ठीक है ना, गुलाम वंश का संस्थापक। अब मेरी बात सुनो, ऐबक के बारे में बात करें तो ऐबक गुलाम था। इन्होंने अपने नाम के कोई सिक्के नहीं चलाए। क्या नहीं चलाए? सिक्के। इन्होंने खुतबा नहीं पढ़ाया। क्या नहीं पढ़वाया? खुतबा, अपनी प्रशंसा नहीं करवाई, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, लाहौर राजधानी किसे बनाया इन्होंने? लाहौर को इन्होंने क्या बनाया? अपनी राजधानी। दिल्ली सल्तनत काल की प्रारंभ में राजधानी क्या थी? लाहौर थी। इनके निर्माण कार्य महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। क्या महत्वपूर्ण है? निर्माण कार्य, ठीक है ना। यहां से प्रश्न आएंगे। संस्थापक पूछ ले तो क्या करोगे? ऐबक करोगे, ठीक है ना। अब निर्माण कार्य, ये ध्यान रखना, क्या करोगे? निर्माण कार्य। अब निर्माण कार्य में 3 बात याद रखनी है। एक तो इन्होंने कौन सी मस्जिद बनाई? कुव्वत उल इस्लाम। देखो मेरी बात सुनो, याद करने का तरीका बता रहा हूं। उल इस्लाम, तो ये मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में। उत्तर भारत की पहली मस्जिद है, किसने बनवाई थी? ऐबक ने बनवाई भाई, ठीक है ना। अब मस्जिद बना दी तो आपसे पूछ ले, गुंबद, गुंबद कला का जनक कौन है भारत में? ऐबक है। इन्होंने जान रखना, एक 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा
जो कहाँ पे है, राजस्थान अजमेर में, ठीक है ना, राजस्थान अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। अब उसके बाद में ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण, इनके गुरु का नाम क्या था, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी एक इस्लामिक सूफी संत थे, मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, और ये इनके क्या थे, गुरु थे। अब गुरु की मृत्यु हो जाती है तो इनको याद करने के तरीके में ध्यान रखना, इन्होंने कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जो कहाँ पे है, दिल्ली में है, कहाँ पे है, दिल्ली में, इसका नींव, इसका क्या रखा था, निर्माण कार्य प्रारंभ किया, यानी नींव रखी। लेकिन पहले इसकी क्या हो जाती है, 1200, सॉरी ध्यान रखना भाई, 1210 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु, कहाँ पे, लाहौर में। और लाहौर में मृत्यु हुई तो इसका मकबरा कहाँ पे है, मकबरा है लाहौर में। घोड़े से गिरने से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी बनता है आराम शाह। आराम शाह को कौन मार देता है, इल्तुतमिश, युद्ध में पराजित कर देता है, और शासक कौन बनता है, इल्तुतमिश। अब इसका एक गुलाम था, इसका एक गुलाम, ठीक है ना, इन्होंने भी, इसको भी शौक था गुलाम रखने का, और गुलाम का नाम क्या था, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश में प्रारंभ में इन्होंने आमिर ए आखुर, आमिर ए आखुर, आखुर यानी अश्वशाला का प्रधान बनाया। प्रधान तो क्या था, घोड़ों को घास डालना, गोबर उठाना, ये काम था। ध्यान रखना, इल्तुतमिश को फिर क्या बना दिया, दामाद, क्या बन गया, दामाद बन गया। अब यार दामाद से काम कराओगे अच्छा लगेगा क्या, नहीं, तो फिर क्या होता है, ध्यान रखना, शासक बनता है इल्तुतमिश। और प्यारे बच्चों, इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है, दिल्ली सतलज काल का संस्थापक कौन है, ऐबक। ध्यान रखना, आपसे पूछ ले दिल्ली सतलज काल का संस्थापक कौन है, ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश। क्यों, मेरी बात सुनो भाई, इल्तुतमिश से वास्तविक संस्थापक क्यों है, आपको पता है ऐबक की राजधानी क्या थी, लाहौर। पहला काम तो करता है, अपनी राजधानी किसे बनाता है, दिल्ली को बनाता है, किसे, दिल्ली को। उसके बाद में ये क्या करता है, समझना, मैं 2-4 लाइनें इसको समझा देता हूँ, फिर इसको लिखा दूंगा। फिर क्या करता है, मेरी बात समझना, आपने पढ़ा है कि ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के नहीं चलाए, नहीं चलाई ना, और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़ाया इन्होंने। पहला काम यही करता है, दिल्ली और लाहौर में सब जनता को अपनी प्रशंसा करा करके खुतबा पढ़वाता है कि अब दिल्ली सतलज गाल का शासक कौन है, गुलाम वंश का, इल्तुतमिश है। ज्यादा नाटक नहीं करना, ठीक है ना। अपने नाम के सिक्के चलाए, पहला शासक दिल्ली सतलज गाल का जिन्होंने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, और लाहौर से राजधानी किसे बना दी थी, दिल्ली को। कुतुब मीनार जो काम चल रहा था, इसके ससुर ने काम शुरू किया था, उसको क्या कराया था, पूर्ण करवाया था। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके मालिक कौन थे, ऐबक। ऐबक ये क्या था, गुलाम। तो ये गुलाम का गुलाम था, इसलिए दिल्ली सल्तनत काल का वह शासक है जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, कौन है, इल्तुतमिश। अरे पल्ले पड़ रही है ना, कुछ नहीं पड़ रही है। अब इसकी एक पुत्री है रजिया सुल्तान। और प्यारे बच्चों, तराइन का तीसरा युद्ध, ध्यान रखना, तराइन के 2 युद्ध हम पहले पढ़ चुके हैं। तराइन का तीसरा युद्ध, ध्यान रखना, किसके समय होता है, इल्तुतमिश के समय। और इल्तुतमिश के समय 1222 में चंगेज खां, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां ने भारत में आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन इसने सूझबूझ से उस आक्रमण को क्या कर दिया था, असफल कर दिया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भाई चंगेज खान ने भारत में आक्रमण करने का प्रयास किसने कब किया था, 1222 में, और किसके समय, इल्तुतमिश के समय। समझना, चंगेज खान
चीन के ऊपर का साइड का मंगोल क्षेत्र था। अफगानिस्तान और जो मध्य एशिया है ना, ईरान, सऊदी, यहाँ पर इस्लाम धर्म का उदय हो जाता है और इस्लाम धर्म के प्रचार हेतु ये क्या करते हैं कि एक मंगोलिया प्रांत था। मंगोल एक क्या थी? जनजाति। बाद में वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। आज भी मंगोल है चीन के ऊपर, ठीक है ना। मैं समझा देता हूँ मैप से आपको ना। समझना है ना, हंसना मत इसको। ये मध्य एशिया है। यहाँ पे ध्यान रखना, इस्लाम धर्म का उदय हो जाता है। अब इनका यहाँ पे कुछ नहीं था पहले, रेत ही रेत थे, टेले, रेत के टीले है ना, कुछ नहीं था, गरीब देश थे। अब तो ध्यान रखना ये पर्यटक स्थल बन गए हैं, तेल है यहाँ इनके पास में। तो ये धीरे धीरे ध्यान रखना इस क्षेत्र में क्या करते हैं, इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं। फिर यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से जो ये चीन की महान दीवार है ना, आप पढ़ते हो ना, चीन की महान दीवार यहाँ पे है। चीन की महान दीवार विश्व की सबसे लंबी दीवार है। तो जो यहाँ पे यही है, मंगोलों से बचने के लिए इस दीवार को ही इन्होंने 5 किलोमीटर तोड़ दिया था। चीन की राजधानी क्या थी? हैं? अरे ये तो पता ही होना चाहिए, बीजिंग। मंगोल पहले आक्रमणकारी है जिन्होंने चीन की राजधानी पे अधिकार कर लिया। अभी जो आप चीन वाले देखते हो ना, ये छोटी छोटी आंख वाले है ना, जिनकी हाइट छोटी है, अपवाद है या नहीं है? हैं? ये ध्यान रखना, मंगोल के है वंशज, मूल रूप से चीनी नहीं है। ये एक मिश्रित जनजाति की तरह है, ध्यान रखना। आधे तो चीनी है और आधा है ना मंगोल है इसमें। तो ये एक मिश्रित जनजाति बन गई। तो न तो इनकी हाइट लंबी होती है, न इनकी आंखें बड़ी होती है ना। तो मंगोलों ने ध्यान रखना चीन को जला करके नष्ट कर दिया था। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से अटैक हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक जनजाति थी जिसका नाम था मंगोल। यहाँ पे जबरदस्ती इस्लाम धर्म का प्रचार करे थे। अब मंगोलों ने एक सम्मेलन बुला करके मंगोलों ने कहा कि हमारा नेता कौन है? चंगेज। चंगेज खां की हाइट ज़्यादा नहीं थी, 4.5-5 फीट थी, एक छोटा सा था। मंगोल फिर एक साथ में, तीडी नाम सुना? तीडी होता नहीं, फसलों को नष्ट कर देती है। मंगोलों ने कहा कि अब हमारे पास में कुछ नहीं है, न तो हम घर के और न ही बाहर के। मंगोलों ने ध्यान रखना लूटना शुरू किया। यहाँ से ध्यान रखना इस पूरे क्षेत्र को लूट लिया था। यहाँ पे आ गए। यहाँ पर एक आपको पता है कि नदी है, सिंधु नदी है या नहीं है? सिंधु नदी। अब उस समय ध्यान रखना मंगोलों ने भारत में आक्रमण, क्योंकि यहाँ का जो शासक था वो भाग करके कहाँ आ गया था? भारत में। भारत में आकर के उन्होंने अपना राजदूत भेजा था इल्तुतमिश के पास में। इल्तुतमिश ने उस राजदूत को मरवा दिया था। तो फिर वो अफगानी शासक यहाँ से भाग करके यहाँ इधर भाग जाता है समुद्र की तरफ, और यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। मंगोल तो आए थे उस अफगानी शासक के पीछे। अब बात है 1222 की, 1222 की। और ध्यान रखना इस समय इस सिंधु नदी में क्या था? बाढ़। क्या थी? बाढ़ की स्थिति है ना, तूफान की अवस्था थी, नदी एकदम उफान में थी और बाढ़, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जल की मात्रा बढ़ गई। तो ध्यान रखना मंगोलों के पास में इतने आधुनिक संसाधन नहीं थे कि इस जल को पार कर ले। तो मंगोलों ने यहाँ पे डेरा डाल दिया। वास्तव में देखा जाए ना तो सिंधु नदी के जो मच्छर थे ना, मच्छर, उन्होंने भारत को चंगेज खां के आक्रमण से बचा लिया था, है ना। क्योंकि सेना यहाँ रुकी। अब मच्छर ज़्यादा थे। अब मच्छर खाने से रोग होता है या नहीं होता है? तो कई सैनिक मर गए और कई सैनिक घायल हो गए।
तो मंगोलों ने कहा कि यहाँ से हो तो भाग गया, भारत को छोड़ो। यदि उस समय यदि एक बार प्रश्न पूछ लिया गया, रियल में है ना, ये प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में कि यदि चंगेज खां का उस समय आक्रमण हो जाता ना, तो ध्यान रखना आज आप पढ़ते हो ना भारत में 144 करोड़ जनसंख्या, तो 44 करोड़ ही जनसंख्या रहती, 100 करोड़ तो, क्योंकि चंगेज खान ने कहा है कि मैं एक ईश्वर का अभिश्राप हूँ, ईश्वर ने मुझे बना करके गलती की है, ईश्वर ने मुझे धरती पे भेज करके बहुत बड़ा पाप किया है और उसकी सजा ईश्वर को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि चंगेज खान को कोई बड़ा शहर पसंद नहीं था, ग्रामीण परिवेश का था। बड़े बड़े शहर आते थे, सीटियाँ थी, उनको जला दो, चाहे बच्चे हो चाहे महिला पुरुष, सबको जला के नष्ट कर दो। पूरे चीन को जला करके नष्ट कर दिया। और ये आज है ना चीनी, ये मंगोल है भाई, इनके खून में है ना, चंगेज खान का खून है, ध्यान रखना। इसलिए ये चाहते हैं कि लड़ो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से प्रश्न ये बन गया कि प्रथम मंगोल आक्रमणकारी कौन था? चंगेज खान। कब किया था? 1222 में। और शासक कौन था? इल्तुतमिश। राजधानी किसे बना दिया? दिल्ली को। सबको याद है, पहले राजधानी क्या थी? लाहौर, ठीक है ना। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि भाई इन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए और अपने नाम का क्या पढ़ाया था? खुतबा पढ़ाया था। देखो मेरी बात सुनो, इस्लाम धर्म में जो धार्मिक गुरु होते हैं ना, उसे कहते हैं खलीफा। क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। ये इस्लाम धर्म का धार्मिक गुरु होता है ना। ईश्वर, इस अल्लाह के बाद में ये धार्मिक गुरु होते हैं। कोई भी इस्लामिक शासक बनेगा तो ध्यान रखना, खलीफाओं से क्या लेनी पड़ती है? मान्यता। और मान्यता को कहते हैं खिलत। क्या कहा जाता है? खिलत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम शासक जिन्होंने खलीफाओं से क्या प्राप्त की थी? खिलत प्राप्त की थी, ठीक है ना। तो ये आपके इल्तुतमिश से हेडिंग डालना, इल्तुतमिश लिख देना। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने ये बता दिया। राजधानी किसे बना दिया था? दिल्ली को। पिता ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ध्यान रखना, इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लगभग मैंने समझा दिया, अब लिखना ही है बस, और कुछ नहीं है। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। एक शब्द आया है इक्ता, ठीक है ना। इसको समझ लेते हैं, इक्ता क्या है? इक्ता प्रथा एक है मनसबदारी, मनसबदारी प्रथा। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इक्ता प्रथा का संबंध है दिल्ली सल्तनत काल से, और जो ये मनसबदारी ये है मुगल काल से। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की है? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि जो कश्मीर वाला ये प्रांत है, सिंध, इसमें इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की है? सिंध, कश्मीर, इसमें किसने की है? इसमें की है, ध्यान रखना, गौरी ने। लेकिन भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की है? इल्तुतमिश ने। अब इक्ता प्रथा क्या है? इक्ता प्रथा का मतलब क्या होता है? नगद वेतन की जगह सैनिकों को उपजाऊ भूभाग देना। मान लो कि ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, और यहाँ के क्या है बच्चे? सेना में शामिल है। किसमें? सेना में शामिल है। अब सेना में शामिल है तो सेना को क्या देना पड़ेगा? वेतन। इल्तुतमिश ने कहा है कि भाई मैं आपको नगद वेतन नहीं दूंगा, और इस क्षेत्र का जो उपजाऊ भूभाग है, क्या है? उपजाऊ भूभाग। यहां से आप क्या करोगे? कर वसूलोगे, यानी टैक्स वसूलोगे, पैसे लोगे आप, और पैसे लेने के बाद में आप अपना वेतन काट लेना और बाकी बच जाए वो मुझे दे देना। यह है इक्ता प्रथा। समझ में आया ना? इक्ता प्रथा का मतलब यह है कि सेना को नगद वेतन की जगह उपजाऊ भूभाग का टुकड़ा देना, है ना, कि आप यहां से कैसे ना कैसे करके कर वसूल लो, पैसे वसूल करके आप अपना वेतन काट लेना, बाकी बचे तो मेरे पास में भेज देना। और इसका इक्ता प्रथा की शुरुआत क्या किसने की थी? इल्तुतमिश ने।
और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की है अकबर ने। और कहते हैं कि मनसबदारी प्रथा से ही जागीरदारी प्रथा शुरू हो जाती है, और जागीरदारी प्रथा और मनसबदारी प्रथा की वजह से मुगल काल का पतन हो गया था। ठीक है ना। तो भाई आज क्लास को यहीं करते हैं स्टॉप, है ना। कल आगे बात करेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।